नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अपन एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट 2022 ये वाले एग्जाम के लिए जो आपका पेपर 2 होता है उसमें जो फिजिक्स का सिलेबस में नया सिलेबस ऐड हो गया है वो वाला पढ़ रहे थे। उस नया सिलेबस में अपन ने कैलकुलस पढ़ लिया है और वेक्टर अलजेब्रा भी मोस्टली पढ़ लिया है, जिसमें स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये बचे हुए हैं। तो ये वाले टॉपिक अगर आपने लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस और लाप्लासियन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, बाकी वेक्टर के टाइप वगैरह ये सब मैंने पढ़ा दिए हैं, तो ये आप अच्छे से दूसरे वीडियो से पढ़ सकते हैं। ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो कि लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है। ये जो नया सिलेबस ऐड हुआ है ये बहुत सारा सिलेबस है दोस्तों, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाला सिलेबस आप जरूर पढ़ें, नहीं तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और सिलेक्शन जो है वो आपका मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पर जाते हैं। अपना टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मतलब उसमें या तो नंबर हो सकते हैं या फंक्शन हो सकते हैं। द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो दोस्तों, ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, ये वाली देखो, ये उसके एग्जाम्पल हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब ये वाला जो सिंबल होता है ये मैट्रिक्स का होता है और जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऐसे होता है, बिल्कुल सीधा, उसमें ये ऐसे बंद नहीं करते उनको, ठीक है। तो ये जो एंट्री है इनको बोलते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज। और ये जो एलिमेंट और एंट्रीज जो हैं वो या तो फंक्शन हो सकती हैं या फिर क्या हो सकती हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे इसमें फंक्शन लिखे हुए हैं और इसमें रियल नंबर लिखे हुए हैं, तो ऐसे दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स को जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे दोस्तों देखो, ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखो ये जो है ऐसे वाली जो हॉरिजॉन्टल वाले इनको बोलते हैं रो, और जो ये वर्टिकल वाले हैं इनको बोलते हैं कॉलम। तो ध्यान से देखें तो देखो एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, मतलब 3 रो बनी हुई है देखा जाए तो इसमें। और कॉलम देखे तो एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो 3 रो वाली और 3 ही कॉलम वाली मैट्रिक्स है। इसको देखो आगे वाली को, ये वाला जो है ये रो होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, एक रो ये है और दूसरी रो ये है, तो रो का नंबर 2 है। अब कॉलम देखो, एक कॉलम ये वाला है, एक कॉलम ये वाला है और एक कॉलम ये वाला है, तो 3 कॉलम है। जैसे ये वाली को देखो तो ये वाली में रो कितनी है, एक रो, 2 रो और 3 रो, तो 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 3 क्रॉस 2। ये जो मैं लिख रहा हूं जैसे 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, ये इसकी ऑर्डर होती है। अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये ऑर्डर होता है, मतलब 3 क्रॉस 2 मतलब 3 रो हैं और 2 उसमें कॉलम है। जैसे इस वाले में 3 क्रॉस 3 लिखा है मैंने, तो 3 रो और 3 कॉलम है। जैसे ये वाले में 2 क्रॉस 3 लिखा है, मतलब 2 रो और 3 कॉलम है। ऐसे इसका ऑर्डर डिफाइन होता है। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी एक मैट्रिक्स बनाइए जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और जिसके एलिमेंट हैं वो आई जे इज इक्वल्स टू 1/2 आई माइनस 3j ऐसा दिया हुआ है। और ये जो साइन है ये मोड का साइन है, मतलब इससे पॉजिटिव नंबर ही बाहर आएगी। अब दोस्तों एक बात और ध्यान से देख लीजिए, जैसे आपको इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है। एक बार 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देख लेते हैं। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब ये वाली आपकी 1 नंबर रो है और ये आपकी 2 नंबर रो है। ये 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम, क्योंकि इसमें 2 क्रॉस 2 दिया हुआ है इसलिए अपन ने 2 रो और 2 कॉलम बनाए हैं। और ये ए आपकी मान लीजिए मैट्रिक्स थी, तो इसमें यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसको A11 लिखेंगे, मतलब 1 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम। यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसको A12 लिखेंगे, 1 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम। यहाँ पे पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, यहाँ पे भी पहले रो और बाद में कॉलम लिखते हैं। जैसे इसको क्या लिखेंगे, ए रो कितना नंबर है, 2 नंबर, और कॉलम कितना है, 1 नंबर। इसको कितना लिखेंगे, रो कितना है, 2 नंबर और कॉलम भी 2 नंबर।
तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक मैट्रिक्स को। अब दोस्तों इसमें एलिमेंट्स के लिए दिया हुआ है कि जैसे आई जे वाला एलिमेंट है, मतलब ये वाला आई है और ये आपका जे है, तो वो इससे रिप्रेजेंट होगा। जैसे अपन निकालते हैं A11 निकालते हैं, तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी 1/2, आई की वैल्यू 1 माइनस 3 और 1 जे की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहां से आया तो -2, लेकिन ये मोड लगा हुआ है इसकी वजह से 2 आएगा, तो 2/2, तो यहाँ पे 1 हो गया। आपका A12 निकालते हैं ये वाला एलिमेंट, तो 12, तो 1/2 ऐसा कैसा इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आई की वैल्यू क्या है 1 है ना, यहाँ पे देखो ये वाला 1 है, तो 1 माइनस 3, जे की वैल्यू क्या है 2, यहाँ से बाहर तो आपका क्या आएगा -5, लेकिन ये मोड की वजह से प्लस हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5/2। ऐसे ही आपको A21 ये वाला एलिमेंट निकालने अपन, तो क्या आएगा आई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 माइनस 3, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से बाहर क्या आएगा -1 आना चाहिए, लेकिन मोड की वजह से 1 आएगा, तो 1/2। ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं A22, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसमें J और I दोनों के लिए 2 है, तो 2 माइनस 3 इंटू 2, तो -6 और 2 -4, बाहर आएगा 4, तो 2 इसका हो जाएगा। तो आपके पास जो इसके एलिमेंट है वो सारे मिल गए। देखो दोस्तों A11 भी मिल गया 1, A12 5/2, A21 1/2 और A22 2 मिल गया, तो इसमें रख दो, तो आपकी मैट्रिक्स हो गई क्या, जो एलिमेंट्स है वो रख दो, तो A11 की जगह 1 है, A12 की जगह 5/2 है, तो 5/2 रख दिया। अब इसकी जगह 1/2 है, तो 1/2 रख दिया, और यहाँ पे 2, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। तो ऐसे अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें अपन कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं और उनके डेफिनेशन देखेंगे। पहली आपकी है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें ओनली 1 कॉलम होगा, मतलब कॉलम 1 होगा, चाहे रो कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे 1 2, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें देखो कॉलम मतलब जो वर्टिकल वाले होते हैं, ये वाला तो एक ही है, और जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो 1 2 3 4, यहाँ तक था पूरा 5, तो इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो मतलब रो तो कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम ओनली 1 होगा, तो वो वाली मैट्रिक्स को अपन कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें इसका ऑर्डर देखें तो रो कितनी है 1 2 3 4, रो 4 है और कॉलम 1 ही है, तो कॉलम जहां 1 हो वो वाली मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होती है। अभी रो मैट्रिक्स देखते हैं। जैसे कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम 1 था, यहाँ पे रो 1 होगी, तो देखो ये जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अपन 1 2 3 4 5, तो इसमें देखो तो रो एक ही है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला एक ही है, वर्टिकल वाले 5 दिए हुए हैं, तो कॉलम 5 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 5, तो मतलब रो की वैल्यू 1 हो तो वो वाला रो मैट्रिक्स होता है। तो ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो। जैसे मान लो ये वाली एक मैट्रिक्स है जिसमें ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ये कितने रो और कितने कॉलम की मैट्रिक्स हो गई, देखो ये 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पे रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, तो इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये वाली एक मैट्रिक्स है, इसमें ये रो कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है अगर उसके रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। अपन को मोस्टली स्क्वायर मैट्रिक्स पे बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली डायगोनल के एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो जैसे डायगोनल ये वाला है ना,
तो ये वाले एलिमेंट ही नॉन जीरो होते हैं, बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0, मतलब डायगोनल के अलावा वाले बाकी एलिमेंट्स जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़नी है तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक बात याद रख लेना कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, तभी अपन डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन कर पाएंगे। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू बी आई जे एम एन is said to be a diagonal matrix if all its non diagonal elements are zero। मतलब जो डायगोनल पे नहीं है वो बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, और जो डायगोनल पे है वही जीरो नहीं है। फिर उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब जैसे आपने देखा ऊपर वाली मैट्रिक्स जो थी उसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 लिखे हैं अपन ने, लेकिन यहाँ पर जैसे 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, 0 0 0 0 0 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हैं। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं किसी मैट्रिक्स के तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। लेकिन देखिए जैसे डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन सकती है, वैसे ही स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही बन सकती है। जैसे ये वाली कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 3 2 3 1, तो ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो इक्वल हैं, तो आपको तो लगेगा कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब ये वाले एलिमेंट हैं वो भी जीरो होने चाहिए, तभी अपन उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जो डायगोनल पे नहीं है वो वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसलिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके बाद ही वो स्केलर मैट्रिक्स बन सकती है। फिर उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ी थी उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो सेम हो तो उसको आप स्केलर मैट्रिक्स बोलते थे, लेकिन यहाँ पे सेम की जगह डायगोनल के एलिमेंट्स अगर 1 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये वाली मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली मैट्रिक्स जो है वो 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये जो है वो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। देखो दोस्तों ये वाली जीरो मैट्रिक्स है, इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। अब उसके बाद है अपना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती हैं? पहली उसके लिए कंडीशन है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए आई जे है वो बी आई जे के बराबर होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे A11 A12 A21 A22 ये ए मैट्रिक्स है आपकी, और जो बी मैट्रिक्स है वो आपको दी हुई है B11 B12 B21 B22। तो दोस्तों ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। मतलब पहली अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, साथ ही ये वाला जो एलिमेंट है ये इस वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब ए आई जे है वो बी आई जे के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाए, नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट इसकी पोजीशन पे है, जैसे ये 1 1 पे है तो ये भी 1 1 वाला जो एलिमेंट है वही बराबर होने चाहिए। तो वो सारे एलिमेंट्स बराबर हों तभी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होगी। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको ये दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं और इन दो मैट्रिक्स को बोला गया है कि अगर इक्वल हैं तो ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है।
तो जैसे दोस्तों ये वाला दिया हुआ है x+3 जो है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले के, ये वाला जो है z+4 इस वाले के, मतलब कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट हैं वो बराबर होने चाहिए। अब ऑर्डर तो इनका वैसे ही बराबर है क्योंकि देखो ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो पहली कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, तो मतलब x+3 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो यहां से क्या आएगा x की वैल्यू -3। दूसरा है z+4 किसके बराबर होना चाहिए, 6 के, तो z+4 जो है वो 6 के बराबर होगा, तो z की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 2 आ गई। यहां से 2y-7 ये वाले के बराबर होगा 3y-2, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो -5। ये 6 तो 6 के बराबर है, मतलब -6 तो -6 के बराबर है, a -1 -3 के बराबर होना चाहिए, तो a -1 -3 के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। फिर यहां से देखो 0 है वो 2c + 2 के बराबर होगा, तो 2c + 2 बराबर 0, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। जैसे b -3 है ये इसके बराबर होगा, तो b -3 2b + 4 के बराबर है, तो यहां से b को इधर ले गया और इसको इधर ले गया, तो b की वैल्यू आ गई -7। -21 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, तो ऐसे अपन a b c और x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकता है, जैसे आपको दिया हो कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनमें कुछ फॉर्मूले दिए होंगे, उनके बेसिस पे x y z और a b c की वैल्यू पूछेगा। तो नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मतलब जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाले ऑपरेशन आप देखेंगे। तो देखो दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है आपकी कि उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। जैसे अगर पहली मैट्रिक्स 2x2 की है तो दूसरी भी 2x2 की होनी चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स 3x3 की है तो दूसरी भी 3x3 की होनी चाहिए, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी अपन उसको ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसी एग्जांपल के बेसिस पे अपन समझ लेते हैं कि कैसे ऐड करते हैं। जैसे देखो ये a है ये b है, अपन को a + b पूछा है, तो अपन को करना क्या होता है, जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होते हैं उनको ऐड करना होता है। जैसे देखो ये a + b किया, एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये कौन सा है, a11 है ना, और ये b11 है, ये वाला एलिमेंट 2, तो अपन को a11 को b11 के साथ ऐड करना है, a12 को b12 के साथ, मतलब ये 1 जो है ये √5 के साथ ऐसे ऐड करेंगे। देखो दोस्तों √3 को ऐड करेंगे 2 के साथ ये वाला, फिर 1 को ऐड करेंगे √5 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ, -1 को 1 के साथ, 2 को -2 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ। तो ये चिन्ह के साथ मतलब साइन के साथ आपको ऐड करना है, फिर 0 को 1/2। तो अगर इसको ऐड करें तो क्या आएगा अपना फाइनल, ये तो √3 + 2 ऐसा कैसा, ये भी 1 + √5 ऐसा कैसा, ये -1 और 1 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 6 हो गया और ये 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे इनको ऐड करना होता है, कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई हो उनको ऐड करने के लिए जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है उनको ऐड किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर क्वांटिटी, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है, जैसे ये मैट्रिक्स दी गई है, इसको भी एक एग्जांपल से देखेंगे अपन, उसको किसी स्केलर क्वांटिटी जैसे 1 2 3 4 कोई भी जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे ये आपको a दी है और आपसे पूछा है कि 3a की वैल्यू, तो 3a कैसे निकालेंगे, मतलब इस वाली मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3a, ये करने के लिए आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स दी हुई है उसके सभी एलिमेंट्स को उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये 2 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, ये 3 है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 है
उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो ये स्केलर क्वांटिटी है उससे मैट्रिक्स का हर एलिमेंट गुणा हो जाएगा। तो 3 × 5 और 3 × 6, 3 × 7, 3 × 1, 3 × 2 और 3 × 3। तो क्या है अपना आंसर? देखिए दोस्तों, 3 दूनी 6, 9, 12, 15, 18, 21, 3, 6 और 9। बस कुछ नहीं किया, जो ये वाली मैट्रिक्स थी उसके हर एलिमेंट को जो स्केलर क्वांटिटी दी गई है जिससे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अपना नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब -a। जैसे a आपको दी गई है और -a निकालना है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं -1 × a, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मैट्रिक्स a है, जैसे इसके कोई भी एलिमेंट दिए हुए हैं, 2 × 2 की मैट्रिक्स लिखते हैं, a11, a12, a121 और a22। तो ये वाली मैट्रिक्स को आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए दोस्तों कैसे। जैसे ये वाला था 1 2 3 4, इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे अपन ने अभी पुराना वाला पढ़ा, ये स्केलर वाला, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, उसमें क्या करते हैं अपन, इस वाले जो से मल्टीप्लाई किया है उसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाता है अपना -1 -2 -3 -4, मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यही उसका नेगेटिव होता है। दोस्तों नेक्स्ट है अपना डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे अपने एडिशन किया था उसी तरीके से डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं होता, जैसे अपन ने एडिशन में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था, यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए कैसे करना है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 2a - b, पहले अपन को 2a निकालना पड़ेगा, तो 2a निकाल लेते हैं पहले। 2a = क्या आया, तो 2a मतलब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। से 1 को 2 से किया तो 2 आ गया, 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, 3 को किया तो 6 आ गया, फिर इसको किया तो 2 से 4, 6 और 2। तो ये आपकी 2a की वैल्यू आ गई। अब 2a - b निकालना अपन को, तो 2a - b, तो 2a की वैल्यू क्या है अपने पास, 2, 4 और 6, 4, 6 और 2। अब इसमें से b माइनस करना है, b की वैल्यू आपको दी हुई है, ये रही 3 - 1 3 - 1 0 और 2। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। दोस्तों इधर लिख लेता हूँ एक बार, 2 - 3, फिर इस वाले में से ये वाला एलिमेंट माइनस करेंगे, तो 4 - 3 और ये -1 यहाँ पे है तो +1 हो गया, 6 - 3, फिर यहाँ पे 4 - 1, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, 4 + 1, 6 - 0 तो 6 ही हो जाएगा ये तो, और 2 - 2 ये भी 0 हो गया। तो फाइनल अपना आंसर हो गया -1 5 3 5 6 0। तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में दिया मिल सकता है कि 2a - b की वैल्यू निकालिए और a b ऐसे दिए हुए हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो जब आप मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उससे कुछ प्रॉपर्टी बनती है। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, a + b को आप b + a भी लिख सकते हैं, a + b + c, मतलब पहले b + c को ऐड किया गया है फिर a को ऐड किया गया है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b को पहले ऐड कर दें और फिर c को ऐड कर दें, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ और इसको बोलते थे कम्यूटेटिव लॉ। फिर a + 0, ये वाली जो है ये जीरो मैट्रिक्स है। जो भी अपन ने पढ़े थे, जो आई था वो होता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यूनिटी मैट्रिक्स के लिए, और ये वाला जो है वो जीरो मैट्रिक्स के लिए है।
तो ये साइन जीरो मैट्रिक्स का है, तो इसलिए किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का माइनस में ऐड कर दिया, मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो अपने पास जीरो मैट्रिक्स आती है। ये प्रॉपर्टी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी दो मैट्रिक्स का ऐड करके आपने उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उन दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ये आपके आगे काम आएंगी। नेक्स्ट ऐसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि फाइंड एक्स वाई इफ एक्स प्लस वाई इतना दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई इतना दिया हुआ है। तो आपको इनको, जैसे ये वाली जो इक्वेशन है, इसको एक नंबर इक्वेशन मान लिया, इसको दो नंबर इक्वेशन मान लिया। तो जनरल जैसे एक्स वाई में फॉर्मूला लगाते हैं वही इनमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, अगर x ये एक नंबर इक्वेशन और दो नंबर इक्वेशन को ऐड कर दूं क्या होगा। देखिए x, ये पहले मैं LHS में देख रहा हूं, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। तो जिधर अगर LHS वालों को ऐड किया है तो RHS वालों को भी ऐड करेंगे। कैसे, 5 2 0 9 और इधर हो गया 3 0 6 माइनस 1। तो अब देखिए दोस्तों, ये y से ये वाला y कट जाएगा, ये वाला y इस वाले y से कट जाएगा। क्या आया, 2x, और इधर में ये प्लस का साइन था। तो अब आपको मैट्रिक्स एडिशन आना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो अपना क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 और 0 0 और 9 में से एक गया तो 8। अब अपन को क्या करना है, x चाहिए, तो x निकालने के लिए इसको 2 को इधर ले जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, और 8 8 0 और 8। तो क्या हो जाएगा, आपको स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा अपना फाइनल, x की वैल्यू जाएगी 4 4 0 और 4। ये x का आंसर हो गया। अपन को y का निकालना है, तो एक नंबर में से दो नंबर को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई। ठीक है, जो ऑपरेशन आपने LHS में लगाया है वही ऑपरेशन RHS में लगाएंगे। तो 5 2 0 9 माइनस 3 6 0 माइनस 1। तो देखिए इधर क्या हो गया, ये वाला जो आपका x था ये तो कट गया, 2y बचा। तो 2y इजिकल्स टू, माइनस की वैल्यू कितनी आई, देखिए 5 में से 3 गए तो 2, 2 में से 6 गए तो -4, 0 में से 0 तो 0, और 9 में से -1 गए तो 10 हो गया। अब दोस्तों इधर 2 है, अपन को तो y चाहिए, तो 1/2 उधर हो जाएगा। तो y इजिकल्स टू 1/2 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -2 0 और 5। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो ऐसे आप जो जनरल ऑपरेशन है वो इन पे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये वाला मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं और इन मैट्रिक्स में ऑपरेशन निकाल के आपको x y की वैल्यू निकालनी है। पहले स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है। क्या होगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो क्या होगा अपना, ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा 2x 10 14 2y माइनस 6। स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इधर क्या हुआ 3 1 -4 2, और बराबर में जो है वो वैसा का वैसा 7 6 15 14। अब क्या करना है अपन को, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 10 -4 कितना हो गया 6, और 14 प्लस 1 15, और 2y माइनस 3 था, 2y माइनस 6 था, तो यहाँ पे 2 से ऐड करना है, तो 2y माइनस 4 हो गया आपका, इज इक्वल्स टू 7 6 15 एंड 14।
तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दूं, क्योंकि देखो ये 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो इक्वल हो सकती है दोनों मैट्रिक्स। साथ ही इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा 2x + 3 = 7, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, और ये वाला जो है इसको इक्वल करो, 2y - 4 = 14, तो y = 9। ये आपके आंसर आ गए दोस्तों x और y के। तो ऐसे इनको सोल्व करना होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कैसे। देखिए एक एग्जांपल दिया है, फाइंड ए बी, मतलब a गुना b, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है। a मैट्रिक्स दी हुई है और b मैट्रिक्स दी हुई है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कोई दो मैट्रिक्स हुई है, a m क्रॉस n है और ये p क्रॉस q, दो मैट्रिक्स है, ये a का ऑर्डर है और ये b का ऑर्डर है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो n और p दोनों इक्वल होने चाहिए, n = p। मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें कॉलम की नंबर्स इक्वल टू होने चाहिए सेकंड के रो के नंबर, तो ही ये वाला मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही जो मल्टीप्लाई करेंगे अपन a b, उसका ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस q आएगा। दोस्तों आपको याद रख लेना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर हो, तो उनका जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर m क्रॉस q होगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं मिटा देता हूं और अभी ऊपर वाले क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, देखिए a b = क्या करेंगे अपन, ये वाला जो आपका रो दिया हुआ है, ये वाला, इसको इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। जैसे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2, 9 को 7 से, प्लस इन दोनों में जो प्लस का साइन आएगा 9 × 7, ये अभी आपका एक ही एलिमेंट बना है ये वाला। फिर क्या करेंगे, इसी वाली रो को 6 और 9 वाली को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 को 6 से किया तो 36 और 6 को 9 से किया तो 81। फिर इसी वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 8 वाले से, तो 6 को 0 से किया तो 0 और 9 को 8 से किया तो 72। तो ये आपके 3 एलिमेंट बन गए। फिर अभी क्या करेंगे अपन, नीचे वाली जो आपकी रो दी हुई है ये वाली, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर किया था। तो 2 को 2 से किया और 3 को 7 से किया तो 21। फिर दोबारा इसी रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 6 और 9 × 27। फिर ये हो गया 0 और 24। तो दोस्तों ये वाला हो गया आपका 12, ये 9 7 63 63, ये आपका हो गया 4 और ये हो गया 21, ये 12 हो गया। तो ऐसे अपन इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा अपना ये भी 12 और 63 75, 36 और 81 117, ये आपका 72 था ही, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 9 और 3 39 और ये 24। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए उनके फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होगी और जो इनका फाइनल आएगा वो आएगा, देखिए दोस्तों 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी और ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, ये दोनों बराबर हैं ये, और इसका जो फाइनल आया वो ये गुना ये आया है। 2 रो और 3 कॉलम, देखिए 2 रो ही है और कॉलम 3 है। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। आपने जनरली पढ़ा होगा कि A गुणा B है
उसका वैल्यू 0 है तो क्या होता था, या तो a 0 है या फिर b 0 है या फिर दोनों 0 हो सकती हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है, a और b मैट्रिक्स का गुणा 0 आ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक 0 है या दोनों 0 हो। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें अपन a b निकालते हैं। 0 -1 0 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 5 0 0। अब आपको मल्टीप्लाई करना भी मैंने सिखाया, कैसे करते थे, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से, तो कैसे होगा, 0 को 3 से किया 0 और -1 को 0 से किया 0। फिर इसी वाली रो को दोबारा इस वाले कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा 0 + 0। फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम से तो क्या आएगा 0 + 0 फिर 0 + 0। तो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स आया है वो 0 0 0 0, मतलब आपका 0 मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स थी ये तो 0 मैट्रिक्स नहीं थी, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट 0 नहीं है और इसके भी सारे एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये तो 0 मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 मैट्रिक्स आया है। तो इसलिए मैट्रिक्स के केस में ये पॉसिबल है कि अगर उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आता है तो जरूरी नहीं कि दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक या दोनों मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो। तो दोस्तों अभी अपन कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो अपन ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है उसके बेसिस पे। तो इन प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं, वैसे प्रूफ की अपन को जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में अपने प्रूफ आता नहीं है। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब क्या है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी को मल्टीप्लाई किया है, और एक में किया है बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया फिर ए से मल्टीप्लाई किया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि आप दोनों में से किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करें, ये वाला लॉ आप लगा सकते हैं। अगर b + c को ऐड करके फिर a से मल्टीप्लाई करो या फिर a को b से मल्टीप्लाई करो और a को c से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इसका जो ये वाला है जिसमें a + b को ऐड करके फिर c से मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए और ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए। मतलब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम ही मैट्रिक्स आती है। इस प्रॉपर्टी का यूज अपन इनवर्स निकालने के लिए आगे करेंगे, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। अब एक बात और है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट a गुणा b इज इक्वल्स टू b गुणा a हो। एग्जांपल देख लेते हैं आगे। दो मैट्रिक्स है a और b, तो इनका मल्टीप्लाई किया और फिर b और a का मल्टीप्लाई किया, तो ये बराबर आ भी सकता है और बराबर नहीं भी आ सकता, तो इसलिए ये कोई प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। इसे एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। ये दो मैट्रिक्स दी हुई है ए बी, तो इसे ए बी अपन निकालते हैं तो क्या आएगा अपना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 0 और इसको किया तो 0, तो 0 हो गया। फिर इसको इससे किया तो 1 और इसको किया तो 0, तो 1। फिर इसको इससे कर रहे हैं, इस वाले को इस वाले से, तो 0 और -1, तो -1 हो गया। फिर इसको इससे किया तो 0 और ये भी 0, तो 0 हो गया। तो ए बी की वैल्यू आई। अब अपन निकालते हैं बी ए, तो बी ए के लिए क्या करेंगे, रख लेते हैं बी 0 1 1 0 और ए क्या है अपना 1 0 0 -1। तो अपन कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, ये हो गया 0 और ये हो गया 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये हो गया -1। फिर इसको इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 0 1, और फिर इसी वाले को
इससे करेंगे तो क्या होगा 0 और 0 0। तो इस वाली मैट्रिक्स को और इस वाली मैट्रिक्स को देखो दोस्तों, दोनों सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। तो यहाँ से आया ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। और कई मैट्रिक्स में आपको मिल भी सकता है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए भी हो सकता है। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो या ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप लोगों के एक होमवर्क है, इसमें आपको ए सी बी सी और ए प्लस बी इंटू सी ये निकालना है और इसके बाद में ये वाला वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, अगर इसको आपको थोड़ा तरीका बताऊँ मैं आपको कैसे करना है। जैसे ए सी आपको निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, पहले ए ऐसा कैसा लिख लो 0 6 7 -6 0 8 7 -8 और 0। और C क्या है 2 -2 और 3। अब एक बार देखो तो ये है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और ये है 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो इसके कॉलम कितने हैं 3 और इसके रो कितने हैं 3, तो बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, वो इधर लिख देते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया 0 और 6 दूनी 12 माइनस के 12 और फिर इसको किया तो प्लस 21। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो क्या आएगा -12 0 और 24। फिर इसको करेंगे तो 14 माइनस प्लस हो गया 16 और फिर इसको करेंगे तो 0 हो गया। फाइनल अपना हो गया 21 में से 12 गए तो 9 12 और 30। तो ऐसे अपना AC आ गया। तो ऐसे ही आपको BC निकालना है, फिर ये वाला इन दोनों को ऐड करके और फिर से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे आपको निकालना है और फिर इनको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आपका ये होमवर्क है, आगे आप करके देखिए। इसके आंसर मैंने आगे लिख दिए हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट अपना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में करते क्या है, देखो ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब ए जो है वो एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब जैसे कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ये वाली मान लो 1 2 3 और 4, ये इसके रो हैं और ये इसके कॉलम हैं। तो अपन रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। कैसे, देखो दोस्तों, ये वाला जो पूरा है, ये वाला रो इसको कॉलम बना दो 1 और 3, और ये वाला जो रो है इसको कॉलम बना दो 2 और 4। तो ये ए का ट्रांसपोज है, ये वाला ए, ये वाला। तो इसको ए के ट्रांसपोज को या तो ए टी से लिख सकते हैं या ए डैश से ऐसे करते हैं, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया गया है तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स वी हैव, अगर दो बार अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, जैसे ए है उसका एक बार ट्रांसपोज कर दिया फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दिया, तो वो मैट्रिक्स दोबारा से आ जाएगी आपके पास। तो इसका अपन प्रूफ देखें। देखो दोस्तों, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिखो। आप क्या लिखोगे, रो को कॉलम बनाना है, मतलब ये वाले रो जो है उसको कॉलम बना देंगे 3 फिर √3 फिर 2, फिर ये वाले रो को कॉलम बनाएंगे 4 2 और 0। फिर अपन दोबारा निकालते हैं ए डैश का डैश, मतलब इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज। तो क्या होगा, इसके रो को कॉलम बना देंगे, ये रो है उनको कॉलम बनाना है। ऐसे होगा 3 4 √3 2, ये जो 3 4 है इसको ऐसे कर दिया, फिर ये 3 2 था ये वाला, इसको भी ऐसे कर दिया, फिर ये वाला जो है
इसको वैसे कर देंगे 2 0। अब ध्यान से देखें तो ये वाली मैट्रिक्स और जो अपने शुरू वाली मैट्रिक्स थी वो बराबर हैं, तो इसलिए ए डैश का दोबारा डैश निकाल दें, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो इनिशियल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से अपनी ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। दूसरी अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है कि किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज निकालें, या फिर ट्रांसपोज निकाल के स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, दोनों वैल्यू एक ही होती हैं। कैसे? जैसे ये ए मैट्रिक्स आपकी दी हुई है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 ये लिखा है मैंने पहले, तो क्या हो गया 6 2√3 4 3 हो गया 8 4 और 0। अब मैं 2a का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, क्या आएगा आपका 6 2√3 और 4, अब आया 8 4 और 0। तो ये तो आया है, पहले अपन ने मल्टीप्लाई किया है और फिर ट्रांसपोज निकाला। अब क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए डैश, ये हो गया 3√3 और 2, और ये हो गया 4 2 और 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए डैश को मतलब ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा अपना 6 2√3 4 8 4 और 0। अब ध्यान से देखो तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कर लें। इसमें क्या करना है, पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके फिर ट्रांसपोज लेना है, और इसमें क्या और इसके लिए पहले ट्रांसपोज लेके फिर ऐड करना है, दोनों बराबर होंगे। इस वाले में दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है, और इसमें ट्रांसपोज लेके फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बताया है ये जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये वाली प्रॉपर्टी होती हैं, और इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जैसे मैट्रिक्स को ऐड करना, ट्रांसपोज निकालना, मल्टीप्लाई करना, ये सब आपके जो अपने पूर्व में पढ़े हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन देख लीजिए, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए है। मतलब आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो भी सेम ही उस मैट्रिक्स जैसा ही आ गया, तो अपन ए को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए कैसे, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, अब इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। ए का ट्रांसपोज क्या आया, ट्रांसपोज के लिए अपन करते क्या है, इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम से। जैसे ये रो है, इसको कॉलम बना दो, √3 2 3, इस वाले रो को कॉलम बनाएंगे तो 2 -1.5 और -1। अब इस वाले रो को कॉलम बनाएंगे तो 3 -1 1। कॉलम बनाने का मतलब मैंने ऐसा जो लिखा है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल, उसको वर्टिकल कर दिया ऐसे। अब ध्यान से देखें तो देखिए 3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1, तो मतलब ट्रांसपोज की वैल्यू भी ए के बराबर ही आ गई है, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद अपनी थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता था कि ट्रांसपोज लेने के बाद उसकी वैल्यू -a आएगी। देखिए पढ़ दी डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a। मतलब उस मैट्रिक्स के जो ट्रांसपोज लेंगे उसकी वैल्यू -a आएगी, और ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी वैल्यू 0 होती है हमेशा। देखिए जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर b है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा, b डैश। अब ट्रांसपोज में करते क्या है, रो और कॉलम को इंटरचेंज, तो 0 e और f। अब क्या करेंगे, -e, इस वाले को मैं कर रहा हूं 0 और g, और इस वाले को करूंगा तो -f -g और 0। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें से -1 कॉमन ले रहा हूं,
और अभी तक अपन ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते थे। तो अगर अपन कॉमन लेंगे तो भी सारे एलिमेंट्स में से ही कॉमन आएगा। तो -1 अब मैं कॉमन ले रहा हूँ, -1 कॉमन लिया तो मतलब सब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 0 -e 0g -f -g और 0। अब क्या हो गया ये -1 इंटू, ये वाले को ध्यान से देखो तो यही है अपना 0 से 0 e f -e 0 g -f -g और 0। तो मतलब ये b ही है, तो b के ट्रांसपोज की वैल्यू -b आ गई। तो इसलिए जो b है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेस पे कुछ थ्योरम है वो देख लेते हैं। थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। अगर आपको कोई रियल नंबर वाली मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका और उसके ट्रांसपोज का जो सम होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और उस मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का जो डिफरेंस होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये थ्योरम होती है, अगर आप चाहें तो इसको एग्जांपल से प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में दिया मिल जाए तो डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम में दिया मिल जाएगा कि A plus A dash इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस और नो, मतलब अगर आपको यस और नो में मिल सकता है, नहीं है, तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। आप चाहें तो किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे A है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई A plus A dash, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। जैसे इसको आप अगर खोल के लिखें तो क्या होगा, A इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस 1/2 A डैश प्लस 1/2 A माइनस 1/2 A डैश। अब ये जो है ये और ये तो कट गए, और ये क्या हो गया 2/2 ऑफ A, क्या हो गया A, तो मतलब बराबर आ रहा ना। तो ऐसे आप लिख सकते हैं किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। दोस्तों अब कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो अपन मैट्रिक्स पे लगा सकते हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये 6 ऑपरेशन है, ये आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि इनसे आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, और इन्वर्स आपके एग्जाम में मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्वर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं। जैसे आपको ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है A, इसके किसी भी 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है, जैसे R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, तो R1 की जगह R2 लिख दो और R2 की जगह R1 लिख दो। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है R1 इंटरचेंज विद R2। जैसे ये वाली आपकी मैट्रिक्स थी, इसमें यहाँ पे 1 2 1 है, ये R1 की वैल्यू है और ये R2 की वैल्यू है, ये वाली जो है वो। तो R1 की जगह R2 कर दिया और R2 की जगह R1 कर दिया, मतलब ये वाला जो है इसको यहाँ कर देंगे और ये वाला जो रो है उसको यहाँ कर देंगे। देखिए 1 -1 √3 और 1 ये ऊपर चला गया, -1 √3 और 1 1 2 1, ये वाला जो R1 वाला वो नीचे आ गया 1 2 1। तो ऐसे अपन लगा सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये इंटरचेंज वाला साइन, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1। सेम ही आप कॉलम के लिए भी लगा सकते हैं। उसमें क्या करेंगे आप C1 इंटरचेंज बाई C2, ये 1 की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे C2 को C3 से कर सकते हैं। फिर दूसरा आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। जैसे आप इसका कोई कॉलम है या रो है, जैसे इस कॉलम को आपने, ये वाली मैट्रिक्स आपकी, और आप चाहते हैं कि मैं C3 को, C3 मतलब ये वाला कॉलम, इसको 1/7 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप कैसे लिखेंगे, C3 चेंज टू 1/7 C3। देखिए आपका ये C3 था, इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा लिख दिया। यहाँ से देख सकते हैं आप 1 1 था यहाँ पे, इसलिए 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो 1/7 से मल्टीप्लाई हो गए सारे के सारे।
तो ऐसे ही आप रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये वाली रो है आपकी, मान लीजिए R1, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2, 1 की जगह 2 4 2 हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये आपके 4 ऑपरेशन हो गए। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। तो मतलब ऐसा लिख सकते हैं RI को RI प्लस KRJ। जैसे ये वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे आपको दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स है C 1 2 2 -1, ठीक है। अब क्या किया इसने, R2 की जगह R2 -2 R1, मतलब R2 की जगह R2 तो था ही, उसमें से -2 R1 किया है। जैसे देखो दोस्तों, R1 को तो अपन ने चेंज नहीं किया, तो R1 ऐसा कैसा, R2 में R2 -2 R1, R2 ये मतलब 2 और -2 R1 मतलब R1 का ये वाला, 2 में से 2 गए तो 0, फिर -1 है ये, R2 की जगह -2 R1, तो -2 × 2 तो कितना हो गया, -5, तो यहाँ पे -5। तो ऐसे आप लिख सकते हैं किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को। तो ऐसे आप ऑपरेशन लगा सकते हैं और इससे आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा। जैसे दोस्तों देखते हैं आगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का। ये वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ऑफ ऑर्डर M एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर M such that AB is equals to BA is equals to I, मतलब AB is equals to BA is equals to I। तो क्या बोलेंगे, then B is called the inverse matrix of A, it is denoted by A inverse and in that case A is said to be invertible। जैसे आपने देखा हुआ कि X का इनवर्स क्या होता है, 1/X, अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। सेम ऐसा यहाँ पे हुआ है, A और B को मल्टीप्लाई किया तो I आ रहा है, मतलब यूनिटी मैट्रिक्स। तो क्या होगा, A × A इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो मतलब जो B है वो इनवर्स ऑफ A है। तो दोस्तों ऐसे ही आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए जैसे ये A कोई मैट्रिक्स दी हुई है और आपको B कोई मैट्रिक्स दी है, तो अब पूछा है कि ये वाली मैट्रिक्स इनवर्स है कि नहीं, B वाली मैट्रिक्स A की इनवर्स है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब A × B करेंगे या B × A करेंगे, तो यूनिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए अपनी। तो कैसे करेंगे, देखिए A × B करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते दोस्तों। इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 4 - 3। अब इस वाली रो को इस दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, -6 और +6। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -2, फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम से तो कितना आया, -3 और 4। तो फाइनल अपना आया 1 0 0 1। तो ध्यान से देखो तो ये वाला क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो मतलब AB की वैल्यू I के बराबर आई है, तो इसलिए B जो है वो A का इनवर्स है। तो ऐसे आप यहाँ पे तो अपन को दिया हुआ था, लेकिन आगे आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालने के लिए आपको कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। जैसे कुछ प्रॉपर्टी है, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेज इनवर्स मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसका इनवर्स अपन नहीं निकाल सकते, जो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी का निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका ऑर्डर m × m हो, मतलब जहाँ पे ये जो रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। सिंस द प्रोडक्ट BA and AB to be defined and to be equal, it is necessary that matrix AB
शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब ए बी और बी ए को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पे m क्रॉस m होना चाहिए। अब एक और प्रॉपर्टी है, इफ b इज द इनवर्स ऑफ a तो a इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ b, मतलब a b का इनवर्स है तो b a का इनवर्स होगा। अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, जैसे अभी आपने कुछ वो 6 ऑपरेशन पढ़े थे, वही ऑपरेशन इनमें लगाने हैं। कौन कौन सा, किसी भी रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं दूसरे रो और कॉलम से, ठीक है। दूसरा आपका था कि किसी भी रो और कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रियल नंबर से, जैसे r1 को आप कर सकते थे 2r2 ऐसा कुछ लिख सकते थे। तीसरा आप कर सकते थे किसी भी रो और कॉलम को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके अपन लिख सकते हैं, ऐसा लिख रहे थे। तो ये वाले ऑपरेशन लगा के अपन जो है इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वाली जो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए कैसे, जैसे देखिए कैसे करेंगे अपन, ए कोई मैट्रिक्स है, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया ए, तो क्या होता है, ए ही होता है ना, ये अपन ने पहले पढ़ा भी है। तो अब इसमें जो ऑपरेशन लगाएंगे वो इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाएंगे और फाइनली अपन एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे जो ऐसी होगी b इंटू ए। इस पर तो अपन लगा ही नहीं रहे, इसको चेंज नहीं कर रहे, b चेंज हो रहा है और a की जगह i बन जाएगा। तो अब अपना जो b है वो इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऐसे अपन इनवर्स निकालेंगे। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक प्रॉपर्टी है, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन a इज इक्वल्स टू आई ए और a इज इक्वल्स टू ए आई, इफ ऑब्टेन ऑल जीरो इन वन और मोर रो ऑफ द मैट्रिक्स a ऑन LHS देन a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जैसे आपने कोई ये a और IA ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने ऑपरेशन लगाया और इसका कोई रो का सारा एलिमेंट जीरो हो गया या फिर किसी कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो गया तो उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे अपन। दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये वाली आपकी मैट्रिक्स दी है, इसका इनवर्स अपन को फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट का आपको तरीका पता है, ए बी इज इक्वल्स टू आई आ जाए तो आपको इनवर्स मिल जाता है। अपन को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के तरीके पता हैं। अगर रो वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल्स टू आई ए, और अगर कॉलम वाला लगा रहे हैं तो a इज इक्वल्स टू ए आई ऐसा लिखते हैं। अब देखो पहले अपन रो ऑपरेशन से इसको कर लेते हैं, तो इस वाले से लिखेंगे कैसे, एक जगह क्या है अपना 1 2 2 -1, ये a है अपना, ठीक है। फिर i क्या होता है, यूनिटी मैट्रिक्स, तो वो क्या होता है 1 1 और 0 0। जितने ऑर्डर का अपना मैट्रिक्स है, ये 2 गुना 2 का है तो यूनिटी मैट्रिक्स भी 2 गुना 2 का ही बनाएंगे। और ए ऐसा कैसा रख दिया। अपन को करना क्या है, ये वाली जो मैट्रिक्स दी हुई है ये, इसको यूनिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो अपना इधर जो आएगा वो अपना क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। याद रख लेना दोस्तों, अपना जो फाइनल एम है वो क्या है, इधर वाले को LHS वाले को यूनिटी मैट्रिक्स बनाना है और यहाँ जो RHS में आएगा वो वाला अपना क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। तो अब अपन कैसे करेंगे आगे सोल्व, देखिए दोस्तों। तो इसको यूनिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, वो तो है, यहाँ पे भी 1 चाहिए, वो नहीं है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, देखो पहला अपन एक ऑपरेशन लगाते हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, उससे फायदा क्या होगा, देखो R1 को तो ऐसे कैसा लिखना है क्योंकि R1 को अपन ने चेंज ही नहीं किया। R2 क्या है 2 और इसमें से 2R1, मतलब ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 4, ये अपन को घटाना है। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये वाला -5 हो जाएगा। ऐसा ही सेम इधर भी करेंगे अपन। R1 को तो चेंज नहीं किया अपन ने, बस R2 को चेंज किया है R2 माइनस 2R1 से, तो क्या आ जाएगा अपने पास -2 1 ए, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन,
नया ऑपरेशन लगाएंगे ताकि ये वाला जो है, जो ये -5 है, ये 1 बन जाए। तो कैसे बनाएंगे इसको, R2 को आप लिख दीजिए -1/5 ऑफ R2। तो उससे देखो क्या फायदा होगा। देखिए दोस्तों, R1 को अपन ने चेंज ही नहीं किया, 0, क्योंकि ये तो -1/5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसको -5 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। अब सेम ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे, 1 0 ऐसा का ऐसा, ये हो गया 2/5, और इधर हो गया -1/5। ठीक है, अपना नेक्स्ट ऑपरेशन रहेगा कि यहाँ पे 0 बन जाए। यहाँ पे 0 कैसे बना सकते हैं अपन, R1 में से 2R2 माइनस करके। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपना ऑपरेशन है ये, R1 को R1 माइनस 2R2 लिखेंगे। देखिए कैसे हो गया, R1 जो है इसमें से 2R2 माइनस कर रहे हैं, तो देखिए ये R2 क्या है 0, तो 2R2 माइनस करने का कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ पे R2 क्या है 2, तो और यहाँ पे इसमें से 2 गुना करके माइनस करेंगे, तो क्या आएगा 0 0 1। अब इधर क्या हुआ अपना, देखिए दोस्तों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस करना है R1 में से, तो क्या हो जाएगा, ये तो नीचे वाला तो कैसा कैसा रह जाएगा 2/5 और -1/5। ठीक है, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा 1/5 और 2/5। क्या किया अपन ने, R1 में से -2R2 किया है। देखो ये 1 था, तो 1 में से 2R2 मतलब ये 2/5 तो पहले ही था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/5 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना है 1/5। तो ये 1/5 मैंने इधर रखा है यहाँ पे, और ऐसे ही इसके लिए निकाला है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो है यूनिटी मैट्रिक्स बन गया है। अगर यहाँ पे यूनिटी मैट्रिक्स बन गया है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आपका A इनवर्स होगा। तो इसलिए A इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी 1/5 और 2/5 2/5 -1/5। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे इसको निकाल सकते हैं आप। ऐसे आपको ऑपरेशन लगाने हैं ताकि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आपका यूनिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब दोस्तों, जो भी पुराना क्वेश्चन आपने किया उसी क्वेश्चन को अपन रो की जगह कॉलम ऑपरेशन लगा के भी कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्या लिखते थे अपन, A = AI। अब क्या करेंगे अपन, A तो अपने पास है, क्या है 1 2 2 -1। अब A को ऐसा ऐसा रख दिया, और यहाँ पे रख देंगे अपन यूनिटी मैट्रिक्स। जितने ऑर्डर की यहाँ पे है 2 × 2 की, तो 2 × 2 की यूनिटी मैट्रिक्स रखेंगे। ठीक है, अब अपन को फाइनल एम क्या रहेगा, इसको यूनिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे जो बनेगा वही सेम क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। दोस्तों, अपना एम क्या है, इसको यूनिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसको यूनिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो ऑपरेशन लगा सकते हैं वो अपन लगाएंगे। कैसे, देखिए, अब अपन रो वाले नहीं लगा रहे हैं, कॉलम वाले लगा रहे हैं। तो इसको यहाँ पे 0 चाहिए, और यहाँ पे भी 0 चाहिए, और यहाँ पे 1 चाहिए। तो यहाँ पे 0 के लिए अपन क्या करेंगे, पहला अपना ऑपरेशन रहेगा कि C2 चेंज टू C2 - 2 C1। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए C1 को तो मैंने चेंज ही नहीं किया, तो 1, 2 ये तो ऐसा कैसा आ गया, और इसमें से 2 गुणा करके इसको माइनस किया गया, तो ये 0, और ये क्या हो गया -5। ये ऐसा कैसा, C1 को तो अपन ने चेंज ही नहीं किया, तो 1 0 ऐसा कैसा। C2 को चेंज किया है, 2 गुणा करके इसको माइनस किया है, तो क्या आया अपने पास -2 और 1। अब अपना नेक्स्ट ऑपरेशन रहेगा, C2 को अपन चेंज कर देंगे -1/5 C1 से। उससे क्या फायदा हो जाएगा, देखिए
क्योंकि इससे जो ये वाला -5 है ये अपना क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1,2 इसको तो चेंज नहीं किया और इसको 0 1। अब इसका क्या करेंगे, 1 0 ऐसा कैसा, इसको चेंज किया है -1/5 से, तो क्या बन गया 2/5 और ये क्या हो गया -1/5। फाइनल ऑपरेशन क्या लगा देंगे, ये तो अपना बन गया, इसको चेंज करना है, यहाँ पे 0 चाहिए अपन को, तो क्या करेंगे, जो C1 है उसको अपन लिखेंगे, C1 को अपन क्या लिखेंगे, C1 - 2 C2। तो इससे अपना क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों इधर ये तो 1, इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, और 2 में से 2 घटाएंगे तो ये 0 और ये ऐसा कैसा। अब इधर क्या बनेगा, देखिए C1 को अपन चेंज करें तो C2 तो कैसा कैसा रहेगा, 2/5 और -1/5। तो C2 तो कैसा कैसा है, बस C1 को अपन ने चेंज किया है और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, तो इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/5 और ये आपका हो जाएगा 2/5। अपना जो फाइनल एम था इसको यूनिटी बनाना वो बन गया। तो ये जो आया है वो आपका इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो दोस्तों ये वाला जो A इनवर्स है और जो पुराने वाला था दोनों को मैच कर लीजिए, दोनों सेम ही है ये वाला। तो ऐसे अपन ऑपरेशन लगा करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन कीजिए, नहीं आए तो टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, हम आपके लिए उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका मैट्रिक्स खत्म हो चुका है। अगर आपको हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे।